शारदा एक बुजुर्ग महिला एक गांव में अपने बेटे रमेश के साथ रहती है। दोनों अपने खेतों में खेती किया करते हैं। रमेश की शादी करने की उम्र हो चुकी है। शारदा को एक सुंदर लड़की अनामिका मिलती है और वो उसकी शादी रमेश से कर देती है। जब रमेश अनामिका को सुंदर और सुसंस्कृत पाता है, वो उससे बहुत प्यार करने लगता है। उनकी शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से खेतों में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अनामिका के आने से ये नुकसान हुआ है, ये सोचकर शारदा पता नहीं किस घड़ी में इस लड़की ने घर में कदम रखे कि एक हफ्ते में ही पूरी फसल खराब हो गई। हाय रे मेरी किस्मत, बेवजह मैंने अपने बेटी की शादी ऐसी लड़की से करा दी। नई बहू घर को रोशन करे ये तो नहीं, उल्टा ये घर परेशानियों से जूझ रहा है। शारदा काफी देर तक बड़बड़ाती रहती है। अनामिका गुस्से में वहाँ आ जाती है। सासू माँ, बेवजह मुझे दोष मत दो, ये एक प्राकृतिक आपदा है। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ। क्या तू मुझसे बहस कर रही है? एक थप्पड़ लगाऊंगी गाल पर तो बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, क्या आपको लगता है जब आप मुझे मारोगी तो मैं चुप रहूंगी? चुप नहीं रहेगी तो क्या तू मुझे पीटेगी? शारदा ने अनामिका को मारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। दोनों ने हाथापाई की और एक दूसरे को धक्का दिया। तभी रमेश घर में दाखिल होता है और उन्हें हाथापाई करते देख चौंक जाता है। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई है। अगर मैंने नहीं रोका तो यहाँ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। क्या करूँ मैं? रमेश बीच बचाव करने की कोशिश करता है और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है। वे तुरंत आपस में लड़ना बंद कर देती हैं। रमेश, तुम्हारी पत्नी इस घर में नहीं रहेगी। पहले तुम उसे बाहर निकालो यहाँ से। पहले ये तो बताओ माँ की लड़ाई की बात क्या हो गई आपके बीच? अरे बताओ भी। तुम ही न्याय करो रमेश। ये सुबह से बड़बड़ा रही है कि ये बारिश मेरे घर में कदम पड़ने से हुई है और हमारी फसल खराब हो गई है। वो ये कहकर मेरा अपमान कर रही है और मुझे पीटने की कोशिश कर रही है। वो तो तुम आ गए, नहीं तो। क्या ये सच नहीं है? इसके आने से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पर। ओ माँ, ये क्या? आप और आपके अंधविश्वास। नुकसान सिर्फ हमारा तो नहीं हुआ, बारिश से और भी कई लोग प्रभावित हुए हैं। जबरदस्ती की दकियानूसी विचार रखकर इस तरह अनामिका को दोष देना एकदम गलत है माँ। रमेश अपनी पत्नी का साथ देता है। शारदा को लगता है कि अब वो जोरू का गुलाम हो चुका है, इसलिए उसकी बात गलत बता रहा है। कुछ दिनों के बाद वे अपने खेतों में फिर से खेती शुरू करते हैं। पौधे अच्छे से बड़े होते हैं और बड़े होते ही जाते हैं। तभी शारदा अनामिका के बारे में सोचती है। ये लड़की बिना किसी काम के घर में बैठी है और बस खाना ठूस रही है। इसे खेतों में ले जाकर कड़ी मेहनत कराऊंगी। शारदा तुरंत रमेश के पास जाती है और सुन रमेश, कल मैं अपने खेतों में गई थी और वहाँ तो बड़े झाड़ उगाए हैं बेटा। उन्हें ऐसे ही छोड़ देना फसलों के लिए अच्छा नहीं। हाँ माँ, मैंने भी सोचा था इस बारे में। मैं कल कुछ मजदूरों को लगाऊंगा और खेत से खरपतवार हटा दूंगा। मजदूरों को क्यों लगाएगा रे? ये पैसों की बर्बादी है। तेरी पत्नी घर में खाली ही बैठी है ना? क्या वो खेत साफ करने के लिए काफी नहीं है? उसकी बात को सुनकर अनामिका अपने मन में सोचती है, ओह, ये औरत मुझसे काम कराने का षड्यंत्र रच रही है। अब इससे कैसे बचूं? इस बीच रमेश कहता है, लेकिन माँ वो खेती का काम नहीं जानती है ना? हाँ, मैं खेती का काम नहीं जानती हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं घरेलू काम कर दूंगी। आप और आपकी माँ खेतों का काम संभालो। अनामिका बचने की कोशिश करती है, लेकिन शारदा, अगर तू एक बार खेत में काम करना शुरू करेगी तो अपने आप सीख जाएगी। जन्म लेते ही कोई सारे काम थोड़े ही सीख जाता है, करने से सब आता है, समझी? शारदा बाहर जाती है। अनामिका अपने पति से कहती है, देखो रमेश, तुम्हारी माँ जानबूझकर मुझे कामों में लगाने की साजिश रच रही है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं? अरे बहस किस बात की? तुम आओ अनामिका। वो सोच रही है कि मैं हमेशा तुम्हारा कहा मानता हूँ, इसलिए जरा चिढ़ गई है। तुम मेरे साथ आओ, आकर खेत देख लो। ऐसा कोई काम कर लेना जो तुम्हें पता हो। रमेश अनामिका को मना लेता है और उसे खेतों में ले जाता है। तीनों खेतों में काम करते रहते हैं। रमेश उन्हें बताता है कि वो कुछ काम के लिए जा रहा है और चला भी जाता है। अनामिका को कड़ी धूप में काम करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। अनामिका की बेचैनी पर शारदा हंसती है। आज ये उसके लिए अच्छा सबक है।
अगर मेरा विरोध करेगी तो पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो सकता है। हाँ। दोनों पास में बैठकर खरपतवार तोड़ती रहती हैं। अचानक वे दोनों एक सोने का गहना देखती हैं और दोनों ही एक साथ उस पर अपना हाथ रखती हैं। अरे ये मुझ पर छोड़ दे, मैंने इसे पहले देखा था इसलिए मेरा है। नहीं नहीं, मैंने देखा था पहले इसे निश्चित रूप से, ये केवल मेरा है, आप इसे छोड़ दो। वे खरपतवार तोड़ना बंद कर देती हैं और गहने के लिए लड़ने लग जाती हैं। रमेश वहाँ वापस आता है और स्थिति को समझता है। वो तुरंत उनके पास जाता है और आभूषण अपने हाथ में ले लेता है और उसे पास के कुएं में फेंक देता है। इससे शारदा और अनामिका दोनों दंग रह जाती हैं। तूने इतना कीमती आभूषण क्यों फेंका रे? ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तुम दोनों बेवजह बहस करती हो। यहाँ खेत में गहना कैसे आएगा? हाँ बोलो। नहीं, ये निश्चित रूप से एक सोने का गहना था, मैं जाती हूँ इसे वापस लाऊंगी। अनामिका दौड़ती हुई कुएं की ओर जाती है और कुएं में कूद जाती है। उसके पीछे शारदा भी दौड़कर कुएं में कूद जाती है। वे कुएं में गहराई में जाती हैं और सोने के गहनों के साथ बहुत सारे बक्से मिलते हैं उन्हें। दोनों देखकर हैरान हो जाती हैं। वे बक्से को कुएं से बाहर लाती हैं और रमेश उन्हें गहनों के साथ देखकर चौंक जाता है। माँ, ये बक्से क्या है और कहाँ से आए आपके पास? अरे रमेश, ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये सोने का कुआं है। मुझे लगता है कि वो वाला गहना भी इसी कुएं से निकला था। हाँ रमेश, अनामिका जो कह रही है वो सही है। ये हम सास बहू का कुआं है बेटा। अगर मैं आज अनामिका को खेत नहीं लेकर आती तो हमें इसका पता ही नहीं चलता। अब इस सोने के कुएं की मदद से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी बेटा। वे तीनों सोना अपने घर ले जाते हैं। उस सोने से वे अमीर बन जाते हैं और फिर गरीबों की मदद करने लगते हैं। शारदा अपनी बहू अनामिका के साथ एक गांव में रहती है। वे माँ बेटी की तरह रहा करती हैं। कुछ दिन पहले सुनामी के कारण अनामिका का पति रमेश लापता हो गया है। अनामिका और शारदा दोनों एक साथ एक जगह पर बह आईं और रमेश कहीं और बहकर निकल गया। कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। अनामिका ने अपने पति की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद शारदा और अनामिका दोनों दूसरे गांव में चली आईं और अपने जीवन यापन के लिए एक खाली जगह देखकर झोपड़ी बनाई। एक दिन अनामिका अपने पति रमेश को याद करती है और कहती है, सासू माँ, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहाँ मैंने उन्हें तलाश न किया हो। पता नहीं वो हमसे दूर कहाँ चले गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं। चिंता मत करो अनामिका, वो भी हमारी तलाश में होगा और एक ना एक दिन हमसे जरूर मिलेगा। तब तक अच्छा होगा अगर हम जीने के लिए मेहनत करें। भगवान हमें एक साथ लाने में हमारी मदद करेंगे। पहले ये सोचो कि गुजारा कैसे होगा। सासू माँ, लगता है हमें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, लेकिन पास में एक जंगल है। मैंने सुना है कि वहाँ कई तरह के फल और लकड़ियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है अच्छा रहेगा हम वहाँ से कुछ फल और लकड़ी लाकर उन्हें बेचें। हाँ, कल सुबह ही हम जंगल जाएंगे और अपना जीवन शुरू करेंगे। अगली सुबह वे एक कुल्हाड़ी और एक टोकरी उठाती है और जंगल में जाती है। अनामिका लकड़ी काटने लगती है और शारदा पौधों से फल चुनने लगती है। अनामिका लकड़ी का ढेर बनाती है, शारदा फलों को भरती है। वे उन्हें अपने सिर पर रख लेती हैं और उन्हें बेचने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल जाती हैं। उन्हें बेचकर वे पैसे लेकर घर लौट आती हैं। उन पैसों को अपने हाथों में देखकर उन्हें खुशी होती है। वे जंगल से फल और लकड़ी लाने और पैसों के लिए उन्हें बेचने का काम जारी रखती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन वे हमेशा की तरह जंगल में फल और लकड़ी लेने गई। रास्ते में उन्हें 3 घोड़े एक जाल में फंसे हुए और जोर जोर से हिनहिनाते हुए दिखाई दिए। उन्हें फंसा देखकर अनामिका बोली, सासू माँ, वो घोड़े उस जाल में फंस गए हैं। शायद हम उन्हें जाल से बाहर निकालकर। जाल देखो, बहुत बड़ा है, इसे काटने में तो बहुत समय लग जाएगा अनामिका। कोई बात नहीं, मुझे उन्हें देखकर दया आ रही है। मैं उन्हें आजाद करने के बाद ही जाऊंगी।
अनामिका शारदा के कहे को अनसुना कर देती है और वो अपनी कुल्हाड़ी से जाल काटने लगती है। वो जाल काटती है और घोड़ों को जाल से बाहर निकाल लेती है। ये करते हुए उन्हें काफी समय लग जाता है। हाँ चलिए सासू माँ, आगे चले। तुमने मेरी सलाह नहीं मानी ना, देखो कितना समय खराब हो गया। वे जंगल में जाती हैं और फल और लकड़ी इकट्ठा करती हैं। तब तक अंधेरा हो जाता है। सासू माँ, आज तो इन्हें बेचना मुश्किल लग रहा है, हम ये कल करेंगे। चलो अपने घर वापस चलते हैं। वे अपने घर वापस जाने लगती हैं। तीनों घोड़े भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब अनामिका, अरे ये क्या, घोड़े हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तुमने उन्हें जाल से बाहर जो निकाला इसलिए आ रहे हैं पीछे पीछे। तो हम उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। वे घोड़ों को अपनी झोपड़ी ले जाती हैं। अगले दिन सुबह वे फल और लकड़ी बेचने के बारे में सोचती हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और, अरे तुम कौन हो? ये मेरी जगह है। तुमको यहाँ अपनी कुटिया बनाने की अनुमति किसने दी? उसके इस तरह कहने पर अनामिका कहती है, हम कुछ दिनों में अपने घर चले जाएंगे, तब तक मेहरबानी करें और हमें यहाँ रहने दें प्लीज। अनामिका उससे विनती करती है लेकिन वो मना कर देता है। और कोई रास्ता न होने पर अनामिका लकड़ी का बंडल अपने सिर पर रख लेती है और शारदा अपनी फलों की टोकरी उठा लेती है और दोनों कहीं और जाने लगती हैं। वो तीन घोड़े भी उनका पीछा करते हैं। वे कुछ दूर चले जाते हैं। शारदा अपनी टोकरी नीचे रखती है और उनके साथ हो रही घटनाओं के लिए बुरा महसूस करने लगती है। इस बीच वो तीन घोड़े टोकरी से फल खा जाते हैं। इस पर शारदा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये तीन बदकिस्मत घोड़े हमारे साथ हैं, हम इस स्थिति में हैं। सबसे पहले इन तीनों से पिन छुड़ाओ। शारदा लकड़ी के ढेर से एक छड़ी निकालती है और घोड़ों पर मारने के लिए बढ़ती है। केवल पीछा ही नहीं कर रहे हो तुम तीनों, हमारे बेचने वाले फल भी चबा गए। हमने अपना सारा पैसा खो दिया। शारदा घोड़ों को मारने की कोशिश करती है। तभी एक घोड़े के मुंह से पैसे गिरने लगते हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाती हैं कि अरे सासू माँ, ये क्या है? क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, सच है या सपना? सास बहू को हैरान देखकर एक घोड़ा बोला, हाँ ये सच है जो आप देख रही हैं। हम तीन जादुई घोड़े हैं और आपने हमें रिहा कराया है, तो हम आपका आभार व्यक्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। आप अन्य दो घोड़ों से जो चाहे मांग सकती हैं। ये दोनों सुनकर बड़ी खुश हो जाती हैं और हम नहीं जानते कि मेरे पति हमें कहाँ खोज रहे हैं। क्या आप कृपया उन्हें ढूंढकर यहाँ ला सकते हैं? तुरंत अन्य दो घोड़ों में से एक रमेश को उस स्थान पर ले आता है। वे सभी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। तब शारदा अगली इच्छा कहती है, और रहने के लिए हमें एक घर भी तो दे दो। फिर तीसरा घोड़ा उन्हें एक बड़ा सा घर भेंट में देता है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तीन जादुई घोड़े वहाँ से गायब हो गए। तीन जादुई घोड़ों से प्राप्त वरदान के साथ शारदा, रमेश और अनामिका ने एक नया और सुखी जीवन शुरू किया।